2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस जीता तो उसे दुनिया को हैरान कर दिया। It was Donald Trump's greatest comeback in a lifetime of trying to prove he was a winner. 2020 में उसने हार को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. और आज जिसको काफी एनालिस्ट कहते हैं कि हम दाखिल हो गए हैं ट्रंप 2.0 के एरा के अंदर, और इस बार जब ट्रंप सदर बने अमेरिका का सेकंड टर्म में अपनी एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जनवरी 2025 के अंदर, तो अब वो वापस आ गया नॉट एज एन आउटसाइडर बट एज अ मैन जिसको सिस्टम का पता है और वो सिस्टम को तब्दील करना चाहता है। ट्रंप 2.0 का जो एरा ये सिर्फ एक ऐसे शख्स के बारे में नहीं है जो कि सिर्फ ताकत के लिए वापस आया है, लेकिन ये एक डीपर शिफ्ट लाएगा अमेरिका के अंदर, और ये एक वार्निंग है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कि अब जो है तब्दीली आएगी दुनिया भर के अंदर। आज हम जाने कि जो ट्रंप 2.0 का जो दौर है, जो एरा, ये एक्चुअली है क्या, और ये ट्रंप के पिछले दौर से ट्रंप 1.2 के एरा से कैसे मुख्तलिफ है, और ये जो दौर है ये अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए कैसे साबित हो सकता है। देखिए 2024 के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स था जिसने ट्रंप 2.0 को शेप किया, इस एरा को शेप किया, इस एरा को बनाने में उसकी हेल्प की, वो था शूटिंग इंसिडेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली थी। Take a look at what happened. ये जो ट्रंप के ऊपर अटैक था इलेक्शन से पहले और पीक इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, इसने उसके पॉलिटिकल नैरेटिव को हमेशा के लिए चेंज कर दिया था। इसके जो सपोर्टर्स हैं वो ट्रंप को सिर्फ एज अ कैंडिडेट नहीं देख रहे थे, बल्कि वो उसके लॉयलिस्ट बन गए और उसके साथ एज अ सिंबल ऑफ सर्वाइवल बन गए, और उन्होंने कहा कि हम आखिर तक अब जाएंगे। और जो ट्रंप की ब्लडीड और वुंडेड इमेज थी उसने डिफाइन किया पूरे मार्टर नैरेटिव को, और उसने ट्रंप की इमेज को और ट्रंप के फॉलोअर्स को इमोशनली आपस में कनेक्ट कर दिया। ट्रंप का जो मुकाबला था वो था कैमला हैरिस के साथ, और ये एक ऐसा मुकाबला था, एक ऐसा कॉन्टेस्ट था जिसने अमेरिका के दो नजरिए को, आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट किया। ट्रंप ने अपने को पोजीशन किया एज द डिफेंडर ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, नेशनल सॉवरेंटी और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसीज। We will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. जबकि जो कैमला हैरिस थी उसने रिप्रेजेंट किया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को, डाइवर्सिटी को और इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी को। Let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. The light of optimism, of faith, of truth and service. ट्रंप ने हमेशा से कैमला हैरिस पर इल्जाम लगाया, उस अटैक किया इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी, कि जो उसका नजरिया है वो सिर्फ एलीट लिबरल पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और हुआ क्या कि ट्रंप जो है इलेक्टोरल कॉलेज जीत गया, वो इलेक्शन जीत गया, उसको 312 इलेक्टोरल वोट्स मिले, जबकि कैमला हैरिस को खाली 226 वोट्स मिले। उसके साथ साथ ट्रंप ने सारी 7 की 7 स्विंग स्टेट्स को भी जीत लिया था। सो जो ट्रंप 2.0 का जो एरा है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा उसका दौर, एक ऐसा उसका नजरिया जो कि वो हार के बाद पोस्ट डिफीट आया है, दैट इज शेयर्ड बाय लॉसेस, लीगल बैटल्स, इंडिक्टमेंट्स एंड एन अनब्रेकेबल सपोर्ट बेस। अब हमें इस दौर में क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं? देखिए सबसे पहले हमने ये देखा कि ट्रंप इस बार वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता। वो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स को ट्रस्ट नहीं करता, उसकी अपनी पार्टी है। वो मीडिया को बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करता, वो कोर्ट्स को, जस्टिस सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करता, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को ट्रस्ट नहीं करता, वो ब्यूरोक्रेसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा, और वो ये बिलीव कर रहा है कि जो एंटायर सिस्टम है अमेरिका का वो उसके खिलाफ है और उसके खिलाफ उन्होंने रिगिंग की है, और वो अपने आप को पूरी एस्टैब्लिशमेंट का एक विक्टिम समझता है। ट्रंप का जो पहला दौर था ट्रंप 1.0 का, वो सिस्टम को डिसरप्ट करना चाहता था, और जो ट्रंप 2.0 का एरा है वो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है। अब जो ट्रंप 2.0 का दौर है, हमने अभी ये देखा है कि इट इज़ फार मोर डेंजरस एंड मोर डिसाइसिव। देखिए ट्रंप 1.0 की अगर हम बात करें तो उसमें उसके पास कोई गवर्निंग एक्सपीरियंस नहीं था, वो जनरल से सराउंडेड था, कैरियर डिप्लोमेट्स ने उसको सराउंड किया हुआ था, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव्स ने उसको घेरा हुआ था, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी ने भी उसको घेरा हुआ था। इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसकी फर्स्ट टर्म के अंदर थी उसने उसकी पॉलिसीज को स्लो कर दिया था।
कोर्ट्स ने उसके सेवरल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को भी ब्लॉक किया। लेकिन ट्रम्प 2.0 के एरा के अंदर उसने अब सीख लिया कि अमेरिका का जो सदर, उसकी ताकत कैसे काम करती है। अब वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो लॉयलिस्ट हैं, जो उसको समझते, उसके नज़रिए को समझते हैं, वो उसने अपने इर्द गिर्द रखे हैं सिर्फ। और उसका जो प्लान है उसमें सबसे पहले उसकी ब्यूरोक्रेसी को रिप्लेस करना है और फेडरल एजेंसीज के जो हेड्स हैं, सरबराह, उनको भी रिप्लेस करना है। और इस बार हमने ये देखा है कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहा है। और ये ट्रम्प 2.0 का जो एरा है, ये पिछले दौर की तरह केओटिक नहीं है, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड है। अब इस दौरान वो अमेरिका के सिस्टम को कैसे देख रहा है, देखें, जुडिशरी की है बात करेंगे हम सबसे पहले। उसने सबसे पहले उन जजेस को पुश किया है जो कि उसके नज़रिए के साथ, उसकी आइडियोलॉजी के साथ लॉयल है, उसको समझते हैं। उसने जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर भी अटैक किया और उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, क्योंकि वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ जा रही है, मेरे ऑर्डर्स रोक देती है, मेरी पावर को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया को उसने क्लियरली लेबल किया है कि ये अवाम का दुश्मन है। और जो बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया मोगल्स हैं अमेरिका के अंदर, उनको ट्रम्प कहता है कि ये सब मेरे खिलाफ हैं। और उसने अब ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है अपने फॉलोअर्स के साथ, रैलीज के अंदर और थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और जो उसका अपना प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उसके साथ भी लोगों से, अपने फॉलोअर्स से इंटरेक्ट करता है। जब ट्रम्प को ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से बैन कर दिए गए थे इस फर्स्ट टर्म, जब उसकी फर्स्ट टर्म खत्म हो रही थी और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था, सो ट्रम्प ने रिट्रीट नहीं किया, उसने रीबिल्ड किया। और जो ट्रूथ सोशल है, जो ट्रम्प का अपना प्लेटफॉर्म है, इसने एमर्ज किया एज ट्रम्प्स रिस्पॉन्स टू बिग टेक कॉर्पोरेशंस एंड देयर सेंसरशिप लॉज। देखें, अब रादर देन रिलाइंग ऑन मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स, ट्रम्प ने अपना डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल थ्रू हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया अमंगस्ट हिज सपोर्टर्स। ट्रूथ सोशल अलाउ करता है ट्रम्प को मैसेज कंट्रोल करना, जो वो कहना चाहे वो फ्रीली कह लेता है, वो मीडिया फिल्टर्स को बाईपास कर देता है और वो कंसिस्टेंट एंगेजमेंट करता है अपने फॉलोअर्स के साथ। इसकी रीच बेशक छोटी है, लेकिन जो इसके फॉलोअर्स हैं वो ट्रम्प लॉयलिस्ट हैं। और जो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड हो चुका है इस टाइम। फेडरल एजेंसीज की हम दोबारा यहाँ पर बात करेंगे ट्रम्प 2.0 के दौर के अंदर। इस दौर में जो ट्रम्प है वो FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, और DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को अक्यूज करता है कि उनकी पॉलिटिकल बायस है और वो ट्रम्प के अगेंस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रम्प क्या चाहता है कि वो इन तमाम फेडरल एजेंसीज को सेंट्रलाइज कर दे और अपने कंट्रोल के अंदर ले आए। जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं वो इन तमाम चीज़ों को रिफॉर्म कहते हैं और पॉजिटिव एंगल से देखते हैं, जबकि जो क्रिटिक्स है, जो तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म का दौर स्टार्ट हो गया। और ट्रम्प ने इस दौरान सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखा है, जैसे मैंने पहले बताया, जिनका नजरिया उसके नजरिए से मैच करता है। और इस दौरान ट्रम्प 2.0 के अंदर में देखा कि ट्रम्प के जितने भी रिलेशंस हैं विद वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, विद वेरी रिच पीपल, जैसे कि इलॉन मस्क है, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं। ये पार्ट आइडियोलॉजी और पार्ट स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड रिलेशनशिप्स हैं। देखिए, इलॉन मस्क की यहाँ पर मैं खास तौर पर बात करूंगा अमंगस्ट अदर्स कि वो इस टाइम बिकॉज ही इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, काफ़ी इनोवेशंस करता है, वो डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करता है। देखिए, मस्क जो है वो कभी भी ट्रम्प लॉयलिस्ट नहीं था या सपोर्टर नहीं था, लेकिन जब ट्रम्प की कैंपेनिंग हुई, जब उसने ट्रम्प का आइडियोलॉजी देखी, तो यहाँ पर उनके दोनों के इंटरेस्ट का, दोनों के नज़रिए का ओवरलैप आया। क्योंकि फ्री स्पीच, ऑपोजिशन टू रेगुलेशन, गवर्नमेंट को तनकीद करना, ये दोनों के मफाद में था। He saved free speech. He created so many different great things. Take over, Elon. Just take over. The world's richest man and Donald Trump. देखिए, मस्क जो है वो मेजर टेक फॉर्म्स को कंट्रोल करता है और जो ट्रम्प की एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स थी, जो पॉलिसीज थी उसकी, उसको उसने सपोर्ट किया और फेवर किया, जिसकी वजह से उसने ट्रम्प को सपोर्ट किया। लेकिन देखने को हमें ये मिला कि जो ट्रम्प और मस्क का रिलेशनशिप में ये ज़्यादा ट्रांजैक्शनल है। इसमें हमने कई अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। उसके बाद ट्रम्प 2.0 एरा के अंदर मैंने ये देखा कि उसने आते साथ जो कुछ काम किए, उनमें एक और अहम काम ये था कि ट्रम्प ने चाहा कि अमेरिका जो है वो लीडर बने इन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये उसके एजेंडा की टॉप प्रायोरिटी है। इसके तहत वो चाइना को हमेशा से सेकंड रखना चाह रहा है और वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि जो चाइना है वो टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में राज करे, अरूज करे और वो ग्लोबली पावरफुल बन जाए। इसी वजह से उसने चाइना के ऊपर टेक टैरिफ्स लगाए हैं और उसका जो बैटल है टिकटॉक के साथ वो अभी भी चल रहा है। ट्रम्प सिंपली चाहता है कि अमेरिका शुड ऑलवेज बी नंबर 1 इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। प्रोजेक्ट स्टारगेट इसकी अहम मिसाल है, जो कि ट्रम्प 2.0 एरा के शुरू में ही ये स्टार्ट हो गया था। Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate,
So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest. इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रम्प चाहता है कि अमेरिका कंट्रोल करे ग्रेटर टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल डिजिटल सिक्योरिटी। और जो स्टारगेट वेंचर है, इट प्लान्स ऑन इन्वेस्टिंग अप टू $500 बिलियन, $500 बिलियन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के अंदर बाय 2029। और इसको लीडिंग प्राइवेट कॉरपोरेशंस ऑफ अमेरिका एंड इवन जापान ये इसको लीड कर रही हैं और कंट्रोल कर रही हैं। उसके अलावा ट्रम्प 2.0 में हमने देखा जो उसकी सेकंड टर्म है, इसमें उसने आते साथ कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी पास किए और इसका जो है एजेंडा वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। इसका एजेंडा है डोमेस्टिक और अमेरिका फर्स्ट का। जो इसके कुछ की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो है स्ट्रिक्टर बॉर्डर कंट्रोल्स एंड एनफोर्समेंट, और जिसमें उसने डेपोर्टेशन मैकेनिज्म्स पे बेताशा उसने काम किया है। उसने फिर रोल बैक किया है क्लाइमेट और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को। उसके बाद उसने प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी को एक्सपैंड किया है ओवर फेडरल एजेंसीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसने फेडरल एम्प्लॉयज़ को रिक्लासीफाई किया है ताकि उसका जो कंट्रोल है वो ज़्यादा हो जाए। इसके साथ साथ ट्रेड टैरिफ्स ग्लोबली और प्रोटेक्शनिज्म इकोनॉमिक पॉलिसीज भी देखने को मिली हैं। जेंडर आइडियोलॉजी भी ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जिसमें क्लियरली कहा है कि देयर इज ओनली मेल एंड फीमेल इन अमेरिका। और ट्रम्प 2.0 का जो एरा है दैट इज एंटी LGBTQ। ट्रम्प जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को एज टूल्स यूज करता है टू बाईपास व्हाट ही कंसिडर्स हॉस्टाइल कांग्रेस एंड ब्यूरोक्रेसी। और ये उसका एग्रेसिव तरीका है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इस्तेमाल करने का। ये ट्रम्प 2.0 की गवर्नेंस का बैकबोन है। ट्रम्प 2.0 में इमिग्रेशन भी जो है दैट इज ऑल्सो ऑन द हिट लिस्ट। मैस डिपोर्टेशन प्लान्स, स्ट्रिक्टर बॉर्डर इन्फोर्समेंट, रिड्यूस्ड असाइलम एक्सेस और टफर वीजा रिजाइम्स। ट्रम्प 2.0 के दौर के अंदर इमिग्रेशन जो है ट्रम्प उसको एज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं देखता, बल्कि वो इमिग्रेशन को एज अ सिक्योरिटी इशू देखता है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रम्प 2.0 इकोनॉमी के अंदर हमने देखा कि उसने टैरिफ्स बढ़ा दिया, प्रोटेक्शनिज्म कर ली कि अमेरिका जो है वो प्रोटेक्शनिज्म पे रिलाई करे, चाइना पर रिलायंस कम से कम हो, और मैन्युफैक्चरिंग का जो नैरेटिव है ट्रम्प ने वो दोबारा रिवाइव किया कि अमेरिका के अंदर खुद मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। ट्रम्प जो है वो ग्लोबलाइजेशन को, ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहा है इस दौर में, और वो बिलीव करता है कि ग्लोबलाइजेशन ने अमेरिका को कमज़ोर किया है, तो हमें दोबारा मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पर जाना चाहिए और दुनिया पर हम कम से कम रिलाई करें, कम से कम हम इंपोर्ट करें, लेकिन हम जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहे। Many Pennsylvania towns, once thriving and humming, are now in a state of total disrepair. This wave of globalization has wiped out totally our middle class. It doesn't have to be this way. We can turn it around, and we can turn it around fast. फिर ट्रम्प 2.0 में हमने कल्चर वॉर्स भी देखी है। एंटी वोक एजेंडा जो है वो एट इट्स पीक है। एजुकेशन करिकुलम के बैटल्स चल रहे हैं, वहाँ पर क्या पढ़ाया जाए क्या ना पढ़ाया जाए, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है विद कंजर्वेटिव वैल्यूज। सो इस दौर में ट्रम्प क्या चाहता है, वो पोलराइजेशन पर बिलीव करता है। फॉरेन पॉलिसी की हम बात करें इस दौर के अंदर तो चाइना सबसे ज़्यादा इसकी हिट लिस्ट के ऊपर है। ट्रेड वॉर को उसने इंटेंसिफाई कर दिया है, टेक्नोलॉजी को डीकपल कर दिया है, चाइनीज़ फर्म पे प्रेशर है, और ताइवान जो है इट इज़ बिकमिंग मोर सेंसिटिव एज एन इशू। ट्रम्प देखता है चीन को एज द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म एनिमी एंड राइवल। रशिया यूक्रेन की भी यहाँ पर बात करते हैं, रिड्यूस्ड फंडिंग वो कह रहा है यूक्रेन के लिए हो, प्रेशर आएगा नेगोशिएशंस के ऊपर, टेबल टॉक के ऊपर, और नेटो का जो बर्डन शेयरिंग डिमांड्स है उसको वो कम से कम करना चाह रहा है। और ट्रम्प ये बिलीव करता है कि यूरोप जो है वो खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए पे करे, अमेरिका कम से कम बजट कंट्रीब्यूट करे फर्दर। मिडिल ईस्ट में हमने देखा कि वो इजराइल को सपोर्ट करता है, ईरान पर सैंक्शंस मजीद इंक्रीज हो जाएंगी, और ट्रम्प मिडिल ईस्ट में डील्स पर प्रेफरेंस दे रहा है, ट्रांजैक्शन पर प्रेफरेंस देगा रादर देन डिप्लोमेसी, और उसका जो लेस एम्फोसिस है वो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। सो मिडिल ईस्ट में इट्स ऑल अबाउट व्हाट अमेरिका वांट्स टू गेन और ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब ट्रम्प के सपोर्टर्स क्या कहते हैं और क्रिटिक्स क्या कहते हैं। जैसे कुछ ट्रम्प के जो सपोर्टर्स है वो बिलीव करते हैं कि अब जो लीडरशिप स्ट्रांग हो गई है, नेशनल सॉवरेंटी आ रही है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन मिल रही है उनको, कोई नई जंगें नहीं होंगी, और एंटी एलीट पॉलिटिक्स और पॉलिसीज जो हैं अब वो इंप्लीमेंट की जा रही हैं। ऑन दी अदर हैंड जो क्रिटिक्स हैं जो ट्रम्प पर तनकीद करते हैं, इसके 2.0 दौर पर तनकीद करते हैं, वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक इरोजन हो रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है, इंस्टीट्यूशनल डैमेज हो रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रही है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आ रही है, और अथॉरिटेरियन रिजाइम जो है वो अरूज पर है।
सो ट्रम्प 2.0 का जो दौर है वो अमेरिका को अंदर ही अंदर डीपली डिवाइड भी कर रहा है। अब बिगर पिक्चर क्या है ट्रम्प 2.0 दौर के लिए, ग्लोबली क्या इसका इंपैक्ट होगा? देखिए ट्रम्प 2.0 जो है ये सिर्फ एक अमेरिका की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेंड को रीडिफाइन कर रहा है। नेशनलिज्म जो है वो राइज कर रहा है, लिबरल ऑर्डर डिक्लाइन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स आ गई है और इंस्टीट्यूशंस का जो है वो डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है। सो वो ये कहते हैं कि ट्रम्प इज नॉट द कॉज, ही इज द सिम्टम। सो ये जो ट्रम्प 2.0 का एरा है, व्हाट विल इट मीन फॉर 2026 एंड बियॉन्ड? अब ट्रम्प ने डिलीवर करना है मोर फास्टली एंड मोर एग्रेसिवली। देखिए 2026 में क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो ट्रम्प के अंडर मोर डिवाइड हो जाएगा देन एवर बिफोर। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कल्चरल पोलराइजेशन हो जाएगी, अमेरिका में डिवीजन क्रिएट हो जाएगी और जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं और जो उसकी पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस करेंगी एजुकेशन को, मीडिया को, हेल्थ केयर को, कॉर्पोरेट डिसीजंस को और रेड वर्सेस ब्लू अमेरिका यानी कि रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स ये और ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगे और ज्यादा ये शार्प हो जाएंगे। सो देयर विल बी अ फर्दर डिवाइड नॉट ओनली इन द पीपल बट अमंग्स द पॉलिटिशियंस, देयर फॉलोअर्स और इवन स्टेट्स के बीच में भी शायद डिवीजन नजर आना शुरू हो जाए। इंस्टीट्यूशंस जो अमेरिका की खास तौर पर जो की फेडरल इंस्टीट्यूशंस है वो हमेशा से अंडर प्रेशर रहेंगी अंडर ट्रम्प 2.0 एरा। स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूटिव, ट्रम्प चाहेगा कि उसका स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशंस, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फेडरल एजेंसीज, कोर्ट्स जो है अमेरिका में वो इंक्रीजिंगली पॉलिटिसाइज हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी जो है वो लॉयल्टी के ऊपर बनेगी ना कि न्यूट्रलिटी के ऊपर। सपोर्टर्स जो हैं ट्रम्प के वो कहते हैं कि ट्रम्प सिस्टम को साफ कर रहा है, जबकि जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि ट्रम्प जो है वो जमहूरियत को कमजोर कर रहा है। ग्लोबली नेटो जो है वो अपने डिफेंस को अपने हाथों में खुद ले लेगा, चाइना जो है वो सेल्फ रिलायंस के ऊपर आ जाएगा और अभी हमने देखा कि वो सेल्फ रिलायंस पर आ गया है और इस स्पेस को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर लेगा। वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अमेरिका पीछे से सपोर्ट करेगा कुछ लोगों को और दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, टेंशन है वो रहेगी। यूएस लेड ग्लोबल कॉरपोरेशंस का जो कंट्रोल है वो डिक्लाइन हो सकता है। ट्रम्प ये चाहता है कि अब जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो कॉरपोरेशन यानी कि ग्लोबल कॉरपोरेशन से हटकर कंपटीशन की तरफ जाएं और डोमिनेंस की तरफ जाएं। 2026 में अगर हम इकोनॉमी और ट्रेड की बात करें ट्रम्प 2.0 के एरा के अंदर तो पॉसिबली टैरिफ्स मजीद हाई होंगे, इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी अमेरिका के लिए, ट्रेड ब्लॉक्स जो हैं वो फ्री ट्रेड को रिप्लेस कर देंगे, प्रेशर आएगा डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर, प्रोटेक्शनिज्म जो अमेरिका में कुछ लोगों को तो प्रोटेक्ट करेगी, कुछ कंपनीज को, लेकिन कईयों के ऊपर और कई सेक्टर्स के अंदर वो प्रेशर जरूर लाएगी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर 2026 में व्हाट ट्रम्प 2.0 मींस फॉर पाकिस्तान। अब इससे पहले कि हम पाकिस्तान और अमेरिका का जो 2026 में इनका रिलेशनशिप है उसको जाने के कैसा हो सकता है, हमें पहले देखना है कि पिछले 78 ईयर्स में हमारे आपस में ताल्लुकात कैसे थे और हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कैसे शिफ्ट हुई, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स कैसे हुई, हमारे रप्चर्स कैसे आए और हमारी री एंगेजमेंट कैसे हुई। देखिए हम बात करेंगे पहले अर्लियर्स और कोल्ड वॉर एरा की 1947 और 1970s की। देखें जो ही पाकिस्तान इंडिपेंडेंस गेन की 1947 हमने अपने आप को अलाइन कर दिया यूएस के साथ। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने अपना पहला हिस्टोरिक स्टेट विजिट किया इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1950। वहां पर प्रेसिडेंट ट्रूमन उनको बहुत वार्मली रिसीव किया, उनका भरपूर वेलकम किया वहां पर। ये एक सिंबॉलिक स्टार्ट था टू फ्यूचर कोऑपरेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा और इस दौरान हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल सेम थे। In Washington, Pakistan's Prime Minister Liaquat Ali Khan and his wife, the Begum Shaiba, are greeted by President Truman, Mrs. Truman and daughter Margaret. Flown from London in the Independence, Mr. Truman's private plane. फिर 1970 से 1990s के दौरान हमारी न्यूक्लियर टेंशन और सैंक्शंस का दौर था। हमारे इस दौरान रिलेशनशिप्स थोड़े से ठंडे हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू किया इन द 70s एंड 80s और इस दौरान वाशिंगटन ने हमारे पर सैंक्शंस लगा दिए अंडर द प्रेस्लर अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मिलिट्री और इकोनॉमिक एड पाकिस्तान कर वो कंडीशनल थी, वो इस शर्त पर मिलेगी कि अगर हम अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोक दें और हम न्यूक्लियर को परसू करना छोड़ दें। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान हैज ऑलवेज रिमेन्ड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन साउथ एशिया। सितंबर 11 के अटैक्स के बाद पाकिस्तान बिकेम अ सेंट्रल यूएस एलाई इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। इस्लामाबाद जो है इसने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन दी, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, बेसिस दी, इंटेलिजेंस दी अमेरिका को, लेकिन इस कोऑपरेशन से क्या हुआ कि हमारा इंटरनल स्ट्रेन जो है वो रूज पे आ गया और हमारी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो अवाम में वो राइज कर गया। फिर 2010 और 2020 के हमने फ्लक्चुएटिंग एंगेजमेंट देखी बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए। हमारा जो रिलेशनशिप है वो कूलिंग एंड रिन्यूअल की तरफ चला गया और इसमें यूएस की जो पॉलिसी शिफ्ट्स हैं उसने हमारे इस पूरे रिलेशन को इन्फ्लुएंस किया, उनके रीजनल डायनामिक्स की पॉलिसीज और पाकिस्तान की जो हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसकी भी डाइवर्सिफिकेशन हो गई थी। हमारी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो है वो सेंटर्ड थी काउंटर टेररिज्म के ऊपर
लेकिन जो हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं और डिप्लोमेसी है उसने हमेशा अप एंड डाउन का सामना किया। फिर 2025 में भी रिसेंटली हमने देखा, खास तौर पे 2025 के अख्ताम पर, कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ये एक मैच्योरिटी के फेज़ में दाखिल हो गए बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट्स। ये जो हमारा मैच्योर रिलेशनशिप का फेज़ है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस की वजह से, ये हमारी साउथ एशिया में अहमियत की वजह से, और हमारा जो इस्लामिक स्टेट्स में इन्फ्लुएंस है एंड बीइंग द ओनली इस्लामिक मुस्लिम कंट्री टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब इन चीज़ों की वजह से है। पाकिस्तानी लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इन लोगों ने डायरेक्टली इंगेज किया विद ट्रंप एट द व्हाइट हाउस टू फर्दर ले आउट फ्यूचर स्ट्रेटजीज, और हम फ्यूचर में कहाँ कोऑपरेट करें, किस तरीके से चलें, और हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट कहाँ पर ओवरलैप करते हैं। और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी बात हुई है। ट्रंप 2.0 के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहे हैं और इंटरेस्ट ड्रिवन कोऑपरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, रादर देन जिस तरह हमने माजी में देखा क्राइसिस लेड एंगेजमेंट होती थी। लेकिन अब जो है दोनों को आपस में म्यूचुअल बेनिफिट और रिस्पेक्ट का जो रिलेशनशिप है, ये अभी हम देखने को मजीद मिलेगा। अभी के जो ताल्लुकात हैं, इनमें जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं, वहां पर हम देखेंगे एनहांस्ड काउंटर टेररिज्म और कोऑर्डिनेशन आपस में, एक्सपेंशन इन ट्रेड, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, डिप्लोमेसी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और सॉवरेंटी की इज्जत और डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी, ये भी हमें देखने को मिलेगी। ये जो इमर्जिंग पैटर्न है, ये हमें स्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग चैप्टर दिखाएगा बिटवीन इस्लामाबाद एंड वॉशिंगटन, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्रीवियस डिपेंडेंसीज को ट्रांसेंड करेगा और प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी की तरफ हमें लेकर जाएगा। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स के बावजूद भी अभी हमने रिसेंटली देखा है कि इवन पाकिस्तान और अमेरिका के टाई स्ट्रेंथन हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है, ये हमेशा से एक इशू रहा है। अभी अमेरिका ने रिसेंटली जनवरी में अनाउंस किया है कि टेम्पररी पॉज कर रहे हैं इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग फॉर पाकिस्तान, और इसके साथ साथ तकरीबन 74 अदर कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं इस लिस्ट के अंदर। और इस अनाउंसमेंट्स ने कई ज़्यादा कंसर्न्स जो हैं वो रेज कर लिए हैं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस सस्पेंशन को कहा है कि ये ऑनगोइंग इंटरनल रिव्यू है अमेरिका का, और हम लोग अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ राब्ते में हैं, और जल्द ही ये रिज्यूम हो जाएंगे वीज़ा प्रोसेसिंग और मैकेनिज्म्स, और ज़्यादा एनहांस हो जाएंगे। ये जो पॉलिसी है, ये परमानेंट रेजिडेंसी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, लेकिन जो टूरिज्म है, स्टूडेंट वीज़ाज हैं, वो डायरेक्टली से इंपैक्ट नहीं होंगे। और ट्रंप 2.0 के अंदर हमें एक और चीज देखने को मिली है, वो है ट्रंप का मिलिट्री एक्शंस वेनेजुएला के अंदर। 3 जनवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस ने, अमेरिकन आर्मी ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, उसको इन्होंने अबडक्ट कर लिया। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की थी कि उन्होंने हरकत इसलिए की क्योंकि वेनेजुएला के अंदर नारकोटिक्स और ट्रैफिकिंग बहुत कॉमन थी और करप्शन थी वहां पर उनके गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन ये जो इंटरवेंशन है, ये एक रेयर मिलिट्री एंगेजमेंट है लैटिन अमेरिका के अंदर ट्रंप की सेकंड टर्म के अंदर, और ये वेनेजुएला की पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करेगा। और इसके साथ साथ जो अमेरिका का हिडन एजेंडा है, जो एनालिस्ट कह रहे हैं, वो ये है कि अमेरिका को एनर्जी रिसोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, तेल का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला का सबसे ज़्यादा तेल है इस टाइम, और उसके साथ साथ ये वहाँ पर वेनेजुएला की पॉलिटिक्स को भी डिटर्मिन करेंगे। ये अपनी मर्जी की हुकूमत लाएंगे वहाँ पर। इस मूव के साथ साथ जो एक और हरकत हुई है, वो ये हुई है कि जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मचाडो, उसने अपना 2025 में जीता हुआ नोबेल प्राइज, जो नोबेल मेडल था, वो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने पेश किया। जनवरी 2026 की शुरुआत के अंदर जब उन्होंने ऑपरेशन किया अमेरिका ने, उसके कुछ ही हफ्तों के बाद उस खातून ने जो है वो ट्रंप को अपना एक प्रेस्टिजियस अवार्ड नोबेल प्राइज का मेडल पेश किया, और इन रिटर्न ट्रंप ने पब्लिकली शुक्रिया दिया किया उसको, और उसने कहा कि मैं ये मेडल रखूंगा। यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको कि नोबेल कमेटी ने क्लैरिफाई किया कि जो पीस प्राइज है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, और जो टाइटल है वो मचाडो के पास ही रहेगा। लेकिन जो मचाडो का जेस्चर है, जो कि वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है, उसने ट्रंप का जो सपोर्ट है उसको सिक्योर कर लिया है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप जो है कंफर्म इसको बैक करेगी। यहाँ पर ट्रंप का एक और इंटरेस्ट है, वो ये है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। जब शुरू में ट्रंप ने ग्रीनलैंड की बात की तो लोग हंसते थे कि शायद मजाक कर रहा है, लेकिन अब ये काफ़ी सीरियस मामला बनता जा रहा है, और ये रिवील करता है कि ट्रंप 2.0 का क्या स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है। ग्रीनलैंड इशू जो है ये बताते हैं अमेरिका और ट्रंप की पावर, स्ट्रेटजी और सिंबलिज्म के बारे में। ग्रीनलैंड जो है मैं आपको बताता चलूं, ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है किंगडम ऑफ डेनमार्क की, और जो ग्रीनलैंड के रिहायशी सिटीजंस हैं वो सिटीजंस ऑफ डेनमार्क कहलाते हैं। ट्रंप ने रिपीटेडली कहा कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करेगा, और ये उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर एम्बेड हुआ है, और ट्रंप ग्रीनलैंड को एज ए रियल एस्टेट ट्रीट कर रहा है। ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है, इट इज एट द हार्ट ऑफ द आर्टिक, और ये साइट जो है रीजनली इंपॉर्टेंट बनती जा रही है क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, नए नए शिपिंग रूट्स बनेंगे, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वहां पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसके साथ साथ अमेरिका को ऐसी मिलिट्री पोजीशनिंग मिल जाएगी जो कि रशिया और चाइना अगेंस्ट वो यूज कर सकते हैं।
ट्रम्प 2.0 के दौर के अंदर ग्रीनलैंड सिंबलाइज करता है अमेरिका की डिजायर कि वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे डोमिनेट रहा है, जियोग्राफिकली भी और थ्रू डिप्लोमेसी भी अनकन्वेंशनल मैनर के अंदर। ऑन दी अदर हैंड डेनमार्क ने ट्रम्प के एम्बिशंस को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है और ये एपिसोड हाईलाइट करता है कि ट्रम्प का जो है बिलीफ टेरिटरी पे, रिसोर्सेज पे और हार्ड पावर पे ये स्टिल मैटर करता है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। और अमेरिका जो है इसको हर हाल में, हर कंडीशन के अंदर, हर सर्कमस्टेंस के अंदर अपने एम्बिशंस को और अपने मफाद को बोल्डली सिक्योर करना है। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद हम क्या देखते हैं कि ट्रम्प 2.0 एक्चुअली चाहता क्या है। एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी चाहता है ट्रम्प, जिसमें उसके पास इंटरनल कंस्ट्रेंट्स कम से कम हो। अमेरिका फर्स्ट की इकोनॉमी चाहे ग्लोबल ट्रेड ही क्यों ना डिसरप्ट हो जाए। उसके साथ ट्रम्प चाहता है कि उसके साथ ऐसे एलाइज हों, ऐसे ममालिक उसके दोस्त हों जो कि क्लियर रिटर्न्स पर बात करें, वेग बातें ना हों। और ट्रम्प 2.0 चाहता है कि दुनिया का जो नैरेटिव है, बयानिया है, वो कंट्रोल करे, खास तौर पे अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के बेसिस के ऊपर। और ट्रम्प 2.0 एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां पर ताकत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी से। और डोनाल्ड ट्रम्प 2.0 के अंदर क्लियरली दुनिया को बता रहा है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री है, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत इकोनॉमी है और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है। ये उसका वाज़े पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान ट्रम्प 2.0 सिर्फ लॉयल्टी नहीं चाहता, रिजल्ट्स चाहता है। राइवल्स जैसे कि चाइना है, उनके साथ ट्रम्प 2.0 कंटेनमेंट चाहता है, कोएग्जिस्टेंस नहीं चाहता। और दुनिया के लिए, ग्लोबल ऑर्डर के लिए ये कोऑपरेशन से शिफ्ट करके कंपटीशन की तरफ जा रहा है, जहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। देखिए, ट्रम्प 2.0 के एरा के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प को चाहे आप एज अ सेवियर देखें या एज अ थ्रेट देखें, लेकिन एक चीज वाजे है, ये जो दौर है ये अमेरिका को तब्दील कर देगा और दुनिया को जो है वो हिला के रख देगा। इस दौर में जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो ज्यादा कन्फ्रंटेशनल है, आइडियोलॉजिकल है, ट्रांजैक्शनल है कि जहां पर अमेरिका को फाइनेंशियली फायदा हो रहा है वहां पर वो जाएगा। और वो अपनी ताकत का उसको भरपूर अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका के सदर की ताकत की क्या अहमियत है और वो क्या कर सकता है। दुनिया जो है इट विल बिकम टफर एंड फार मोर डिवाइडेड। आपके ख्याल में जो ट्रम्प 2.0 का जो एरा है ये एक अच्छी चीज है या क्या ये खतरनाक साबित हो सकती है फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी? आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।